वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये देखिएगा, ये पेपर है आपका महाराजा जो सुहेल देव यूनिवर्सिटी है उसी का पेपर है। उसमें लिखित पेपर हो रहा है और उसमें देखिएगा सारे के सारे प्रश्न आप देखेंगे, सब के सब प्रश्न, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि मॉडल पेपर से इतर आया हो, यानी कि उससे बाहर का पूछा गया हो। सारे के सारे पूछे गए हैं। तो अभी जा करके आप मॉडल पेपर, दो मॉडल पेपर जियोग्राफी के ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको देख लीजिएगा। और जल्द ही मैं और मॉडल पेपर देने का प्रयास करूंगा। जो भी सब्जेक्ट आपके लगे हुए हैं, आप एक बार मेरे नंबर पर 9161936062 पर आप जो है टाइम टेबल होगा तो भेज दीजिएगा, नहीं तो हम टाइम टेबल वैसे देख लेंगे। वैसे आप एक बार भेजने का प्रयास करिएगा तो ज़्यादा मुझे जो है बेटर रहेगा, ताकि मैं देख लूँ किस डेट को कौन सा पेपर है। उससे जस्ट पहले आपको एक रिवीजन क्लास के तौर पर दे सकूँ, ताकि आप आसानी से जो है मॉडल पेपर जो है एक दिन पहले उसको पढ़ करके जाए अच्छे तरीके से, तो अच्छा होगा आपका पेपर। ओके, देखेंगे ये बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 का पेपर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसी के अंतर्गत ये पेपर हो रहा है। एग्जामिनेशन 2022 में हुआ है। जियोग्राफी का पेपर है। आइए देखते हैं लिखित पेपर में जियोग्राफी में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, इन सभी में अभी जस्ट पेपर होने वाले हैं और लिखित पेपर होने वाले हैं। तो आप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, सेम डिक्टो प्रश्न आने की संभावना है। ये बात मान करके चलो, विश्वास मान लीजिएगा। आपको अच्छे नंबर ना मिले, आकर के डिसलाइक मार के चले जाइएगा। इन प्रश्नों को एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा और इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप हमारे मॉडल पेपर में जा सकते हो। मॉडल पेपर में हमने इन सभी प्रश्नों के उत्तर को बताने का प्रयास किया है। ह्यूमन जियोग्राफी आपके पेपर का नाम है। सभी यूनिवर्सिटी में एक ही सिलेबस है, ठीक है। समय आपको 3 घंटे का सभी में दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स सभी में 75 के हैं। बस क्या है कि पेपर का पैटर्न जो होता है, कोई ऑब्जेक्टिव करवाता है, कोई लिखित करवाता है। लिखित में भी जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एकदम सेम पेपर आता है। सेम मतलब कि जैसे कि उसमें पैटर्न भी सारा सेम होता है, हर चीज़ उसमें सेम ही होता है, ठीक है। तो उसको लेकर के परेशान ना हो। चलिए, यहाँ पर प्रश्न आपके समक्ष है, नोट में लिखा है। सबसे पहले आप जब भी पेपर खोलिएगा किसी भी यूनिवर्सिटी का, जो भी आपकी हो, तो उसमें सबसे पहले नोट जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर के आंसर देने होते हैं, मतलब जो प्रश्नों के होते हैं। प्रश्न है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। पहले ही ये बात आपको सचेत की जा रही है कि जितने भी खंडों के उत्तर या प्रश्नों के उत्तर आपको देने, जितने भी सेक्शन के, उन सेक्शन के सबसे ऊपर जो नोट लिखा रहता है, जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है, निर्देश, उसको जरूर पढ़ करके देना है। देखिए, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, क्योंकि हर एक खंडों में अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। देखिए, सेक्शन ए की हम बात करें, खंड आ की, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न खंड आ से पूछे जाते हैं लगभग सभी विश्वविद्यालय में। इसमें भी यही फंडा अपनाया गया है। अब देखिए, इसमें आपसे कह क्या रहा है, देखिए इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी आपको 50 शब्दों में उत्तर लिखना है। इस खंड से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए, यानी एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर नंबर कितने मिलेंगे, एक प्रश्न आप करोगे 50 शब्द में लेकर के, बढ़िया बढ़िया एकदम से सही, तो आपका 2 नंबर मिले, ठीक है। तो 10 दूना 20, यानी कि 10 क्वेश्चन वहाँ करोगे तो 20 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, बाकी जो आपकी मर्जी, जैसा भी लिखें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसा लिखने का प्रयास करें कि खंड के सभी प्रश्न के उत्तर जो है एक ही सीरियल में हो, ठीक है। इससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है ये प्रभावित होता है, ठीक। अगला देखिए, अब प्रश्न पहला आ चुका है, पहले का ही इनको 50-50 शब्दों में लिखना है। और मैंने खूब अच्छे तरीके से आपका रिवीजन करवा रखा है, मॉडल पेपर में खूब बताया है। देखिए, डिफाइन ह्यूमन जियोग्राफी, पहला प्रश्न हमने भी यही रखा है, मानव भूगोल की को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि ह्यूमन जियोग्राफी भी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाती हो और ये प्रश्न ना पूछे, ये हो ही नहीं सकता। 100% गारंटी है, ये प्रश्न हर यूनिवर्सिटी के हर पेपर में छपता है 100%। तो मानव भूगोल की परिभाषा आपसे पूछी गई है, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, मैंने बार बार समझाई। चैप्टर 1 भी हमने पढ़ा है, उसमें मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में बताया। डिमांजिया जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान है, वो कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समूहों एवं समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। चाहे ये परिभाषा आप लिख सकते थे, या इसी प्रकार से जो भी परिभाषा, जैसे आप देखिएगा बिडाल डी ला ब्लास, उनके जो है उन्होंने परिभाषा दी है, ये
खास करके ये भी फ्रांस के ही सुप्रसिद्ध भूगोलविद रहे हैं और मानव भूगोलविद रहे प्रोफेसर विडाल डी लाब्लास। तो ये कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नई संकल्पना प्रदान करता है। यह पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर जो निवास करने वाले जीव होते हैं उन दोनों के पारस्परिक जो अंतर संबंध होते हैं उनका संश्लेषणात्मक जो विश्लेषण होता है उसी को हम मानव भूगोल के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। ठीक, ये प्रोफेसर ब्लास कहते हैं। अच्छा, प्रोफेसर ब्लास के शिष्य हैं जीन्स ब्रूंस। प्रोफेसर विडाल डी लाब्लास जो कि फ्रांसीसी विद्वान हैं, इन्हीं के गिने चेला रहे जीन्स ब्रूंस। इन्हों फ्रांसीसी खोए, इन्हों फ्रांस से खोए जीन्स ब्रूंस। वह कहते हैं कि प्रकृति विज्ञान एवं मानव भूगोल के जो है एक प्रकार से अध्ययन इन्होंने ज़्यादा किया था, प्रकृति विज्ञान और मानव भूगोल का। किसने? जीन्स ब्रूंस ने। और कहा कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों का मानव समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदर्शित किया मतलब कि होता है, ऐसा इन्होंने बताया। और यह भी बताया कि भौगोलिक तथ्य जिस पर मानव जो होता है, भौगोलिक तथ्य जिस पर मानव जो होता है अपना अधिकार किए हुए है अथवा जिससे मानव प्रभावित होता है, जो भी भौगोलिक तत्व हैं, मानव भूगोल के अध्ययन का विषय होता है वही। और इसके विचार में मनुष्य ही अध्ययन का केंद्रीय तत्व होता है। अलग अलग तरीके से विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी। खास करके इनकी परिभाषा इन्होंने कहा कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन होता है जो मानव की क्रियाकलापों से प्रभावित होता है और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांट कर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप परिभाषा, जिसकी भी परिभाषा आपको पता थी उसकी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, तो अब इसको तो मैंने बता दिया। बाकी प्रश्नों के उत्तर को आप हमारे चैनल जो मॉडल पेपर पड़ा हुआ है उसको देख लीजिएगा तो हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है इस समय, और भी मॉडल पेपर हमको करवाने हैं, इसलिए पेपर सॉल्व का पूरा आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा, पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो परेशान नहीं होना है। दूसरा प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष, डिफाइन जो है डिटरमिनिस्टिक आइडियोलॉजी। आपको मैंने निश्चयवादी विचारधारा की परिभाषा दी थी, नव निश्चयवाद बताया था हमने आपको मेरे प्यारे दोस्तों। निश्चयवाद, नव निश्चयवाद के अलावा आपको हमने संभववाद, प्रसंभववाद सारी चीज़ों को बताया था और सारी चीज़ों को हमने समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, नव निश्चयवाद जो न्यू डिटर्मिनिज्म है, जो निश्चयवाद है, इन सभी को हमने समझाया था। तो पर्यावरण का जो निश्चयवाद है इसके बारे में हमने जो है इमैनुअल कांट वगैरह के बारे में समझाने का प्रयास किया था और समझाया भी था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुमारी, एलन चर्चिल सैम्पुल, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, चार्ल्स डार्विन, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेटजल, इन सभी लोगों ने इसकी परिभाषा मतलब इसके बारे में बताया। और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि कुमारी सैम्पुल जो है प्रकृति का नियंत्रण मानव के भोजन, वस्त्र, मकान और आर्थिक विकास पर ही नहीं, वस्तुतः उसके जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, जो विश्वास होते हैं, उन पर भी बताया। पठारों, मरुस्थल के पशुधारक, विस्तृत और कठोर वातावरण में रहने के कारण से उनके विचारों में सादगी व धर्म के केशरवादी धारणा आ जाती है और यही कहीं ना कहीं पे इनके निश्चयवादी विचारधारा पर प्रभाव पड़ती है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद में तो ये मैं समझा दूंगा किसी दिन आपको विस्तार से, वैसे मैंने बता दिया मॉडल पेपर में, आप देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बाय कुमारी सैम्पुल। कुमारी सैम्पुल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा बताइए। अच्छा, कुमारी सैम्पुल की परिभाषा हमने बताई थी, बड़ी छोटी सी परिभाषा थी, शुरुआत में ही हमने। कुमारी सैम्पुल जो है ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। कौन सी भूगोलवेत्ता हैं ये? कुमारी सैम्पुल जो हैं ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने कहा, कुमारी सैम्पुल ने, कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यही बात इन्होंने बताई थी और बड़ी फेमस परिभाषा इनकी रही है और ये पूछ भी लिया गया। तो यही परिभाषा आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, कुमारी सैम्पुल की यही परिभाषा है। ओके, क्लियर होगी बातें। तो इस प्रकार से आपका पेपर मैंने वैसे भी मॉडल पेपर में सॉल्व करवा दिया। तो अब हम प्रश्नों को केवल बताएंगे आपको, बाकी देख लीजिएगा, मॉडल पेपर में प्रश्न के उत्तर मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट। देखिए, मानव और वातावरण के संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो इसका संबंध पारस्परिक संबंध है और इसी मानव और वातावरण के बीच का जो संबंध है इसी का अध्ययन मानव भूगोल भी करता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि मानव और वातावरण के बीच में जो संबंध होता है इसी को बताते हुए तमाम प्रकार के थियरी आती हैं,
जो है प्राकृतिक, आप देखिएगा मानव भूगोल, वो कहते हैं डिमांजिया की मानव भूगोल मानवीय वर्गों तथा समाजों के व प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है, ये डिमांजिया स्वयं कहते हैं। कुमारी सैंपल कहती हैं कि मानव भूगोल गतिशील पृथ्वी और क्रियाशील मनुष्य निरंतर परिवर्तनशील जो संबंध होते हैं उन्हीं संबंधों का अध्ययन है। इसी प्रकार से जो है जर्मन वैज्ञानिक फिटिंग है, उन्होंने वातावरण की परिभाषा को देते हुए कहा कि वातावरण प्राणी के पारिस्थितिक कारकों का योग होता है और कहीं न कहीं पे मनुष्य के द्वारा मिलकर के ही या फिर जीव की परिस्थिति के समस्त तत्व मिलकर के वातावरण का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा मानव और वातावरण, मानव भूगोल में मानव का अध्ययन एक अकेले मानव के रूप में ना होकर के किसी क्षेत्र विशेष के मानव समूह के रूप में किया जाता है और वातावरण के अंतर्गत मनुष्य के जो चारों तरफ सभी समूह फैले हुए हैं जिसका जीवन तथा क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ता है, उन सभी का अध्ययन हम करते हैं। तो ये इसका संबंध होता है। तो आपको मैंने बताया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां, व्हाट इज पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म माने संभववाद। अच्छा, संभववाद भी हमने आपको समझाया था। संभववाद हमने आपको समझाया था ना। संभववाद के विचारधारक कौन है? जैसे संभववाद में आप देखिएगा जैसे कि विडाल डी ला ब्लास हो गए, जीन्स ब्रून्स हो गए, ईसा बोमेन हो गई, इन सभी लोगों ने समर्थन किया है। ठीक है, तो विडाल डी ला ब्लास को संभववाद का संस्थापक भी माना जाता है। इनकी एक पुस्तक है मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, विडाल डी ला ब्लास की। उसी के दूसरे अंश में मानव को एक सक्रिय भौगोलिक कारक इन्होंने माना और मानवीय क्रिया पृथ्वी के सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार के तथ्यों में परिवर्तन करती है। इस प्रकार ब्लास ने मनुष्य के विकास तथा क्रिया को महत्व दिया और उसके अनुसार आप देखेंगे मानव का विकास मानव के मानसिक एवं सामाजिक प्रारूप तथा प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है। इस प्रकार से पृथ्वी पर अनेक संभावनाएं फैली हुई हैं। मानव की गतिविधि उसकी संस्कृति के अनुसार होती है। मानव स्वयं एक क्रियाशील प्राणी होता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कभी नहीं होती है। प्रकृति क्या है? ये नेचर टू नेवर मोर देन एन एडवाइजर। ये कहा किसने? विडाल डी ला ब्लास ने। इसने कहा कि भिन्न भिन्न समूहों में पाए जाने वाले अंतर प्राकृतिक पर्यावरण के कारण नहीं बल्कि मानव के दृष्टिकोण, मूल्यों और आदतों में अंतर के कारण होते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लें कोई खेत आपको मिला है, जैसे मिट्टी आपको मिल गई है, तो ये प्राकृतिक संभावना प्रदान की गई। आपको एक संभावना मिल गई कि खेत आपको मिला है। अब खेत में आप गन्ना बो, चाहे कटहर बो, चाहे आम बो, चाहे मिर्चा बो, ये आप पे ऊपर डिपेंड है कि आप काव बोवत हो काव काटत हो। तो आम बोइबो तो आम खाबो, मिर्चा बोइबो तो मिर्चा खाबो। सिंपल सी परिभाषा यही है। संभववाद का मतलब ये है कि प्रकृति संभावनाएं प्रदान करती है और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी क्रियाशीलता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार वो क्या करता है? उसका निर्वहन करता है, उसका उपभोग करता है, उसका उपयोग करता है। क्लियर हुई बातें? तो यही होता है संभववाद, हमने ऑलरेडी बता रखा है। आगे देखते तो अब इन सभी चीज़ों को आप फिर से देख लीजिएगा, यूट्यूब पर हमारे मॉडल पर पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, 5 केसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, 5 केसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि के 5 कारण बताइए। जनसंख्या की वृद्धि कारण 5 कारण आप सभी को पता होगा। पहली तो अशिक्षा हो गई, ठीक है। दूसरा क्या होता है? परिवार नियोजन के बारे में कम लोग जागरूक हो रहे हैं। तीसरी बात रूढ़िवादिता, और चौथी आप धार्मिक अंधविश्वास लिख सकते हो। पांचवा आप लिख सकते हो और तमाम प्रकार की चीज़ें, गर्म जलवायु भारत की रही, इसके कारण से जो है जनसंख्या वृद्धि होती है। इसी प्रकार से और बाल विवाह भी इसका कारण हो सकता है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट यानी कि जो ग्रामीण बस्तियों होती हैं उनके प्रकार बताइए। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार आपसे पूछ रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने ग्रामीण बस्तियों के प्रारूप के बारे में आपको समझा रखा है। कई सारे ग्रामीण बस्तियों के प्रारूप होते हैं, ठीक है। ग्रामीण अधिवास के ग्रामीण बस्तियों के कई प्रकार, जैसे कि एक नाभिकीय बस्ती होती है, एक आप देखेंगे जो है न्यायिष्ट बस्ती होती है, एक आर्य प्रतिरूप होता है, एक तारा प्रतिरूप होता है। कब किस प्रकार से बस्ती से? एक त्रिभुजाकार प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप होता है, ठीक है, तीर प्रतिरूप होता है, खोखले वर्ग प्रतिरूप होते हैं, आयत, कई प्रकार के प्रतिरूप होते हैं। नदी किनारे बसा है तो रेखीय हो गया, ठीक है, और झील किनारे बसा है तो गोलीय हो गया या फिर वृत्तीय हो गया। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि जो है किसी जो है कभी कभी चतुर्भुजाकार फैले हुए होते। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा अलग अलग प्रकार के ग्रामीण बस्तियों के प्रकार होते। तो यही सब आपको लिखना था, बाकी कुछ नहीं था। अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न है केसेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर पेपर में आए हुए हैं, और सब प्रश्नों को हमने मॉडल पेपर में जगह दी है अपने, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी यूनिवर्सिटी में डेट 2 प्रश्न आएंगे। जनसंख्या विस्फोट के कारण बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट के कारण। सभी को पता है जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रही है, जनसंख्या क्यों बढ़ रही लगातार, माल्थस की थ्योरी है, इसको भी हमने बताया था, तो ये देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका 9वां नंबर प्रश्न है कि फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी के यानी पिता कौन है, मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजल है। ओके, कौन है, फ्रेडरिक रेटजल है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, कौन है, फ्रेडरिक रेटजल जो है ये मानव भूगोल के पिता हैं, ये माने जाते हैं। ओके, ये बात मैंने क्लियर रूप से आपको समझाने का प्रयास पहले ही किया था। तो मानव भूगोल के पिता कौन है, फ्रेडरिक रेटजल, आप मान सकते हो इनको मानव भूगोल के पिता। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया है, 10वां नंबर प्रश्न है कि एक्सप्लेन अंडर पॉपुलेशन, यानी जन अभाव की व्याख्या कीजिए। जन अभाव, जन अभाव की व्याख्या यानी कि जो एक प्रकार से अंडर पॉपुलेशन होता है, जन का अभाव यानी जनों की कमी, लोगों की कमी, तो क्यों होती है इसके बारे में बताना है। क्योंकि बहुत सारे इलाकों में जनसंख्या कम होती है, क्योंकि वहाँ पर ना तो पीने योग्य जल होता है, ना वनस्पतियाँ होती हैं रहने योग्य, या इसी प्रकार से ना सबसे महत्वपूर्ण बात है जितनी भी ग्रामीण बस्तियां या जितनी भी सभ्यताएं आजकल तक आई हैं वो सब नदियों के किनारे बसी हुई, क्योंकि वहाँ पर पीने योग्य पानी, चारागाह यानी पशुओं को चराने के लिए हर एक प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती थी, वहीं लोग बसेंगे ना। जहाँ पर आपको पानी, रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा वहीं पर आप बसना चाहेंगे, बिल्कुल सभी को यही पता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तो ये होता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कहीं पर ठंड ज़्यादा पड़ रही है इसलिए वहाँ पर जनसंख्या नहीं रह रही है, तो तमाम प्रकार की चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाई जो है एस्किमोज, यानी एस्किमो द्वारा परिवहन के साधन। एस्किमो जनजाति आप लोगों ने आप लोग पता होगा एस्किमो जनजाति के बारे में। परिवहन के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि एस्किमो जनजाति जो थी ये लोग क्या करते थे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एस्किमो जनजाति के बारे में हमने आपको बताया है, उसमें आप एक बार ज़रूर उसको जा करके देख लीजिएगा मॉडल पेपर। ठीक है, तो तमाम प्रकार के साधन होते थे जिसके कारण से एस्किमो जो होते थे वो आया जाया करते थे। ठीक है, तो बुशमैन, एस्किमो जो है इन सभी के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। वैसे एस्किमो जो होती हैं ये उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश यानी शीत या जहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ते वहाँ पर ये रहते हैं, और टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को हम एस्किमो बोलते हैं। जैसे यूरोप पे उत्तरी जो स्कैंडिनेवियाई लोग हैं उनको निवासी जो उनको लेप्स, साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले उनको हम सेमोएड बोलते हैं। यकूत, चकची, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। निवास क्षेत्र इनका आप देखिएगा अमेरिका के उत्तर पूर्व में खास करके स्थित है, और ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप से लेकर के पश्चिम में जो अलास्का पड़ता है, जो रूस से ले लिया था अमेरिका ने, तो वहाँ तक आप देखिएगा फैले हुए हैं। और व्यवसाय में आप देखिएगा इनका के जो है जो शिकार खेलना वगैरह होता है ये लोग करते हैं, शिकार वगैरह करते हैं। और इनका धंधा जो है रेनडियर का शिकार करना होता है, रेनडियर के झुंडों को पालना होता है इनको, रेनडियर के मांस, दूध, खालें भी मिलती हैं इनको, तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। और आवागमन के लिए बिना पहियों की वाली जो स्लेज गाड़ी होती है उसका प्रयोग करते हैं। और रेंडर एक प्रकार से कुत्ते की भांति होते हैं, तो उन्हीं रेनडियर जो होते हैं वो इनकी गाड़ी को खींचते हैं, और एस्किमो लोगों द्वारा अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग समुद्री जीवों का शिकार किया जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती है एस्किमो के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गई, एस्किमो के बारे में आपका क्लियर हो गया। एस्किमो के घर को हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। इग्लू के घर में रहते हैं जिस पर बर्फ़ जो है पड़े तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, सरक जाए, तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 10वां जो है आपका ये 11वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न है क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज। केवल 10 प्रश्न ही करने इनमें से। नगरों का वर्गीकरण आपसे पूछ रहा है, नगरों के भी कई प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, तो हम चर्चा कर लेंगे सभी बारे। नगर का वर्गीकरण, बस्तियों का वर्गीकरण, सभी का ग्रामीण और नगरीय दोनों को मैंने बताया है। अब देखिए खंड बा, तो अब यहाँ से आप देखिएगा इन प्रश्नों के उत्तर थोड़े लंबे होंगे तो इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा, बाकी और देखिएगा आप लोग मॉडल पेपर में इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी लघु उत्तर टाइप के प्रश्न हैं। इनको लेकर के निर्देश क्या दिया गया है, निर्देश दिया गया है मेरे भाई, देखिए निर्देश है
कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 200 वर्ड्स। यानी कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, एक प्रश्न करेंगे तो 7 नंबर मिलेगा, 35 नंबर यहीं से आपको मिल जाएगा। यानी इस खंड से कोई 5 प्रश्न यानी कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन प्रश्न पूछा गया। देखो ये भी यह प्रश्न बहुत बढ़िया है, इस प्रश्न को भी हमने बताया था। आपका प्रश्न कहा है कि राइट इन शॉर्ट द स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, यानी मानव भूगोल की विषय वस्तु को संक्षेप में लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आता है परीक्षा में। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉसिबिलिज्म, यानी पॉसिबिलिज्म के बारे में आपसे पूछ रहा है अंग्रेजी में, तो यही आपका है। ठीक है, तो राइट इन शॉर्ट स्कोप यानी कि विषय क्षेत्र, मानव भूगोल की विषय वस्तु के बारे में पूछ रहा है। मैंने बताई विस्तार से विषय वस्तु क्या क्या मानव भूगोल के अंतर्गत चर्चा की जाती है। दूसरा प्रश्न संभववाद से आपके समझ, संभववाद भी हमने समझाया है। पॉसिबिलिज्म ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा आपका ये हो जाता है, देखिए तीसरा प्रश्न भी हमने बताया है, राइट द केसेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी मानव वस्तु की उत्पत्ति के कारण लिखिए। इसके बारे में भी हमने बताया है, ये भी प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न मतलब सब के सब आए हैं। अगला प्रश्न है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म इन ह्यूमन जियोग्राफी, यानी मानव भूगोल में निश्चयवाद की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी हमने निश्चयवाद की संकल्पना के बारे में भी बताया है। वहीं अगला प्रश्न 5वां क्वेश्चन देखिएगा, 5 ही प्रश्न करने थे। डिस्क्राइब द फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न हमने आपको बताया है। अगला प्रश्न आप देखिएगा आपके समझ 6वां नंबर, डिस्कस द जो है हिमलैंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एस्किमोज। देखिए एस्किमो के बारे में, एस्किमो का निवास क्षेत्र अभी हमने बता दिया, अर्थव्यवस्था समाज का वर्णन इनके, ये भी हमने बताया था उसमें भी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि डिस्क्राइब शॉर्टली द सोसाइटी ऑफ भील ट्राइब्स, यानी भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में जरूर ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी वीडियो लोगों के पास, ताकि इन प्रश्नों से अवगत हो सकें। अगला प्रश्न देखिएगा, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है ये प्रश्न। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा 9वां नंबर प्रश्न है कि मैन इज बोथ एक्टिव एंड जो है पैसिव, एक्सप्लेन, मनुष्य क्रियाशील है और निष्क्रिय भी है, समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा 10वां प्रश्न है, केवल 5 प्रश्न करने थे, जो भी 5 आपको पता होते अच्छे तरीके से आप कर सकते थे। अगला प्रश्न है जो है जिन सब्जेक्ट के आपको देखना है, सब के सब शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप देख सकते हो। हर वीडियो आपको वहाँ पर शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, 2 मॉडल पेपर आप देख लीजिए जा करके। प्रश्न है कि जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, इन नगरीय तथा ग्रामीण अधिवास में भेद बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके बारे में भी हमने बताया है। अब सेक्शन सी में हम चर्चा कर लेते हैं, खंड सा में कैसे प्रश्न पूछे गए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं इसको लेकर के निर्देश क्या दिया गया है। तीसरा निर्देश यही कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दी सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी 10 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन करने, 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। और इन सभी को करने के लिए हमने सब मॉडल पेपर में ऐसे प्रश्नों को रखा ताकि आप आसानी से कर पाएं। देखिए इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए, और मैंने आपको इन सभी प्रश्नों को दिखाने का प्रयास किया है, देखेंगे। प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ओके, यानी मानव भूगोल के तात्पर्य और विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मानव भूगोल के तात्पर्य पूछ रहा है और उसका विषय क्षेत्र, इसके बारे में हमने मतलब मानव भूगोल का अर्थ बताना है, परिभाषा बतानी है, उसके बाद में उसका विषय क्षेत्र बताना है। ठीक है, यानी कि मीनिंग, डेफिनेशंस एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, सारी चीजें मैंने समझा रखी है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न है डिस्क्राइब द हैबिटेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ जो है गोंड ट्राइब्स, गोंड जनजाति के निवास, अर्थव्यवस्था और समाज का वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी हमने बताया होगा। वहीं तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है कि व्हाट आर जो है रेमेडियल मेजर ऑफ पॉपुलेशन जो है प्रोग्राम्स इन इंडिया, यानी भारत में जनसंख्या कार्यक्रम के सुधारात्मक तरीके क्या हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज के परीक्षा में ऐसे मतलब कि आगे की परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न डिस्क्राइब द जो है माल्थस थियरी ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके बारे में हमने प्रश्न रखा था मॉडल पेपर में, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपके समक्ष 5वां नंबर प्रश्न है राइट एन एसे ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन द गंगा प्लेन,
यानी गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवासियों के वितरण एवं प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। मोस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से 5 प्रश्न थे, 5 में से आपको 2 प्रश्न छाटकर करने थे, वैसे 6 प्रश्न थे। एक प्रश्न और था नीचे, प्रश्न था कि एक्सप्लेन इंडिया इज ओवर पॉपुलेशन हाउ, भारत में जनसंख्या अतिरेक है, कैसे स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या को लेकर के प्रश्न कम से कम नहीं तो 5 6 प्रश्न पूछे गए हैं। जनसंख्या वाले पोर्शन पर आपको जरूर ध्यान देना, चूंकि ह्यूमन ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन यानी मनुष्यों पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है, उनके अधिवास और जनजातियों के बारे में खास करके तो प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप देखिएगा हर एक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनको मैं इसी प्रकार से सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार और हमेशा बनाए रखिएगा, दुलार भी हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी अपना दूसरा चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट है, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर आपको मॉडल पेपर आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, और ये पेपर हमने सोचा कि इस चैनल पर आपको डाल दिया जाए ताकि आपको पेपर ढूंढने में आसानी हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।